हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज हम जानने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। देखिए, आज मैं आपको एक भूमिका के तौर पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल लॉ को पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ हर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए और बाकी लॉ से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में जानना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए जानते हैं इंटरनेशनल लॉ कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से इसके कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से इसका विकास हुआ है, इसमें कौन कौन कार्य करता है, किस तरीके से क्या माध्यम है कार्य करने का। आइए जानते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो होता है उसमें काफी सारी संस्थाएं होती हैं जो कि संस्थाओं के माध्यम से विश्व स्तर पर जो भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ के बारे में पहले आप अपने माइंड में एक भूमिका बना लीजिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ कार्य करता है, किस तरीके से इसका विकास हुआ है, किस तरीके से इसमें यूएनओ का इससे क्या रिलेटेड है, क्या यूएनओ है, क्या इंटरनेशनल लॉ है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। वहीं हम बात करने वाले हैं इसमें आईसीसी की, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स की। आइए चलिए एक एक करके इसके एक एक स्टेप पे बात करते हैं। इसकी भूमिका आप सबसे पहले आप इसकी भूमिका बनाएंगे, वहीं हम आगे देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन से ये किस तरीके से इसमें कार्य करता है, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है वो बात करता है काफी सारी संस्थाओं की। इसमें एक संस्था नहीं है बल्कि काफी सारी संस्थाएं काम करती हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात करता है। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो भी ट्रेटीज वगैरह होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर किए जाते हैं, उनके लिए ये इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लॉ में अगर हम बात कर रहे हैं कि राज्यों की, तो राज्य का मतलब हमारे ये राज्य से नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ या राजस्थान हुआ। इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई बात स्टेट से रिलेटेड हो रही है तो स्टेट का मतलब यहाँ पे एक कंट्री से मतलब समझा जाता है। आप स्टेट ये मान के मत चलिएगा कि यहाँ पे हम जैसे राजस्थान हुआ या मध्य प्रदेश हुआ, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक देश की, यानी कि भारत। अगर भारत इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करता है, भारत उनकी संधियों में शामिल होता है। जैसे भारत है, भारत यूएनओ का एक पार्ट है, एक मेंबर है यूएनओ का। वहीं बहुत सारे, जैसे ब्रिटेन था किसी जमाने में, लेकिन ब्रिटेन अब यूएनओ का पार्ट नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी काफी सारी संस्थाओं की। पहले डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर यूएनओ के बारे में बात करने वाले हैं, फिर इनसे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले एक आपने इसके विज्ञाता सुने होंगे, टंकिन महोदय। टंकिन महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में टंकिन महोदय कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में 6 पार्ट्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से इसमें राज्यों का संगठन किया गया है, किस तरीके से इसमें इंटरनेशनल लॉ में राज्यों को जोड़ा गया है। वहीं दूसरा बात करता है कि क्यों इसका क्या स्पेशल पर्पस क्या है, इसका मेन रीजन क्या है अस्तित्व में लाने का, इसको क्यों लाया गया है, क्यों इसको बनाया गया है। वहीं तीसरी बात अगर हम बात करें तो संधि के आधार पर किस तरीके से इसकी स्थापना की जाती है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूएनओ के साथ मिलके, या यूएनओ जो है वो किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करता है, किस तरीके से संधि करता है, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई है। चौथी बात हम करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के तौर पर कि यूएनओ के लिए इंटरनेशनल विधि क्या है, किस तरीके से अगर कोई क्राइम होता है तो किस तरीके से ये विधि कार्य करती है। वहीं पांचवा हम बात करते हैं इसके अंग को लेके कि इसके पार्ट्स क्या हैं। वहीं 6 हम बात करते हैं इसकी लायबिलिटी की और राइट्स की कि क्या इसके अधिकार हैं और क्या इसकी लायबिलिटी है। आगे चलिए हम बात करते हैं धीरे धीरे कि इसका विकास कैसे हुआ। देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका में एक सम्मेलन होता है, जो कि अमेरिका में एक जगह है सेंट फ्रांसिस्को। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ में काफी टाइम पूछा गया है कि इसका जो पहला सम्मेलन है वो अमेरिका में कौन सी जगह पे हुआ था। तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ वो सेंट फ्रांसिस्को में हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको नोट कराऊंगी, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक भूमिका बता रही हूँ किस तरीके की, पहला दिन जो होता है वो पूरा भूमिका में ही चला जाता है। तो आप आपकी अगर पहले एक दिन पहले भूमिका बनी रहेगी तो आपको क्वेश्चंस आना और क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको तुरंत आने लगेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ।
अगर आप यहाँ से चाहें तो क्वेश्चंस आप नोट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि यूएनओ की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम स्वरूप है, तो आप लिखेंगे सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। यूएनओ के स्थापना के अध्यक्ष की अगर बात करें तो लॉर्ड हेलिफैक्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो आप लिखेंगे लॉर्ड हेलिफैक्स। अब तीसरा अगर हम बात करें कि यूएनओ का जो टेम्परेरी हेडक्वार्टर था वो कहाँ बनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपसे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार नहीं पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन आप जहां तक है आपको याद रखना है कि यूएनओ का जो टेम्परेरी हेडक्वार्टर था वो लेक ससेक्स में था, सबसे पहले जो टेम्परेरी था। लेकिन उसके बाद जो इसका परमानेंटली इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था, वो परमानेंटली हेडक्वार्टर बनाया था वो न्यूयॉर्क में बनाया था, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। आइए इसकी बात करते हैं। वहीं 1945 में जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, तो 51 देश जो थे इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने आपस में मिलकर समझौता किया था कि किस तरीके से हम संधि करेंगे, किस तरीके से हम इसके विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं हम आगे इसकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का निर्माण जो किया, जो 51 देशों के मेंबर्स वगैरह इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने जो इसकी बात की, वो इन्होंने एक संस्था का जन्म दिया, जैसे कि उस संस्था को हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। 51 देशों ने मिलकर एक संस्था को जन्म दिया जो कि उसका नाम रखा गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहें तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ के अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि यूएनओ के ओरिजिनल मेंबर कितने थे। यहाँ पे आपको लगाना है 51 क्वेश्चन। देखिए मैं वही चीज बता रही हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूएनओ के ओरिजिनल मेंबर कितने हैं, तो आपको लगाना है 51। वहीं ये पूछा जाता है कि यूएनओ के प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, तो आपको लगाना है 193। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी डिटेल्स में बाद में, पहले हम देख रहे हैं इसकी भूमिका। चलिए आज मैंने आपको ये बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।